Assalamu alaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Study Law with Siraj. I hope you are doing well. Today I'm going to discuss the most important topic of UK Constitution, which is royal prerogatives in UK. So let's move forward. जैसा कि हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि यूके एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, वहाँ निज़ाम बादशाहत है, लेकिन जदीद दौर में एग्जीक्यूटिव पावर जमहूरी असूलों के मुताबिक इस्तेमाल की जाती हैं। इसके बावजूद कुछ पावर्स ऐसी होती हैं जो तारीखी तौर पर क्राउन से वाबस्ता होती हैं। इन पावर्स को रॉयल प्रेरोगेटिव्स कहते हैं। बिफोर मूविंग फर्दर, इट इज़ इम्पोर्टेंट टू अंडरस्टैंड द डिस्टिंक्शन बिटवीन क्राउन एंड रॉयल प्रेरोगेटिव। क्राउन जो है, क्राउन रेफर्स द लीगल इंस्टीट्यूशन दैट सिंबलाइजेस द अथॉरिटी ऑफ द स्टेट, वेयर एज रॉयल प्रेरोगेटिव्स आर द स्पेशल पावर्स ट्रेडिशनली अटैच्ड टू दैट इंस्टीट्यूशन। सादा अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि क्राउन जो है वो रियासती इख्तियार और तसलसल की अलामत है, जबकि रॉयल प्रेरोगेटिव्स वो इख्तियारात हैं, वो पावर्स हैं जो क्राउन के नाम पे इस्तेमाल की जाती हैं। With the distinction in the mind, let us now examine the meaning, nature and significance of royal prerogatives of crown in UK. अब हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं। इन अ पार्लियामेंट्री स्टेट इंग्लैंड, द एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स, नेमली क्वीन, क्राउन, द कैबिनेट एंड द सिविल सर्विस। अब पार्लियामेंट्री स्टेट में एग्जीक्यूटिव जो है वो 3 पार्ट्स में मुश्तमिल होती है। उसमें सबसे पहला है क्वीन या क्राउन, दूसरा कैबिनेट और तीसरा सिविल सर्विसेज। द क्वीन और क्राउन इज फॉर्मल और नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्वीन या क्राउन जो है ये फॉर्मल या नॉमिनल एग्जीक्यूटिव हैं। ये जो हैं, इसका मतलब ये है कि ये स्टेट अथॉरिटी को जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं। द क्राउन एंड द कैबिनेट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अब ये क्राउन और कैबिनेट जो है वो मिलकर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव बनाते हैं, ठीक है। और द सिविल सर्विसेज इज अ परमानेंट एग्जीक्यूटिव इन एज मच एज द टेन्योर ऑफ द ऑफिस ऑफ सिविल सर्वेंट इज परमानेंट। एवरी एग्जीक्यूटिव बॉडी हैज डिफरेंट पावर्स, functions and position in the government in the UK. Under the Constitution of UK, all action of government are undertaken in the name of Crown. अब जो सिविल सर्विसेज है वो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, क्योंकि सिविल सर्वेंट्स जो हैं वो अपनी जॉब्स, अपना काम एज इट इज़ करते रहते हैं, रिगार्डलेस के गवर्नमेंट चेंज हो रही है या नहीं हो रही, वो अपना काम करते रहते हैं। यहाँ पे ये बात समझना ज़रूरी है कि यूके में हुकूमत के तमाम इक़दामात जो हैं वो क्राउन के नाम पर किए जाते हैं, लेकिन अमली तौर पर इन इख्तियारात का जो इस्तेमाल है वो मुंतखब हुकूमत और जो कैबिनेट है, वुज़रा हैं, वो करते हैं। अब हम देखते हैं मीनिंग ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव्स। Those exceptional powers and privileges of the sovereign in virtue of the crown, for example command of army or treaty making power. ऑब्सॉन्स डिक्शनरी। अब ऑब्सॉन्स डिक्शनरी के मुताबिक रॉयल प्रेरोगेटिव्स जो हैं वो एक्सेप्शनल पावर्स और प्रिविलेजेस हैं सॉवरन के बाय वर्च्यू ऑफ क्राउन, जैसा कि पावर्स टू मेक ट्रीटीज़ हैं और कमांड ऑफ आर्मी पावर्स हैं। तो ये सारी क्या हैं, ये क्राउन के नाम पे यूज़ की जाती हैं। आसान अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि इसका मतलब ये है कि कुछ ख़ास इख्तियारात जो क्राउन के मनसब से हासिल होते हैं, और हिस्टोरिकली ये इख्तियारात जो हैं ये उन पावर्स को क्वीन और किंग जो हैं वो इस्तेमाल करते रहे हैं। अब देखते हैं कि प्रोफेसर डाइसी जो हैं वो रॉयल प्रेरोगेटिव से रिलेटेड क्या कहते हैं। द रेजिड्यू ऑफ डिस्क्रेशनरी और आर्बिट्ररी अथॉरिटी विच एट एनी टाइम इज लीगली लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ द क्राउन। Every act at which the executive government can lawfully do without the authority of an act of parliament is done in virtue of these prerogatives. अब प्रोफेसर डाइसी कहते हैं कि रॉयल प्रेरोगेटिव्स ऐसी रिमेनिंग डिस्क्रेशनरी पावर्स हैं दैट इज लीगली लेफ्ट इन द हैंड्स ऑफ क्राउन। इसका मतलब ये है कि जब भी कोई गवर्नमेंट लीगल एक्शन परफॉर्म करती है बगैर पार्लियामेंट से कोई नया कानून मंजूर कराए, तो वो रॉयल प्रेरोगेटिव्स का इख्तियार इस्तेमाल करती है।
अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। किंग और क्राउन अलोन एज सॉवरेन। द मेडिवल किंग वॉज बोथ फ्यूडल लॉर्ड एंड द हेड ऑफ द किंगडम। अब मेडिवल किंग जो है यूके में वो फ्यूडल लॉर्ड भी है और हेड ऑफ द किंगडम भी है। मतलब ये फ्यूडल लॉर्ड कि जो किंग है वो अल्टीमेट ऑनर ऑफ द लैंड है। ऑल द लैंड अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द किंग। अब अगर आप कोई ज़मीन खरीदते हो किंग से तो वो आप एग्जैक्ट ऑनर नहीं होगे, आप जो है वो टेनेंट होगे, आप फ्री होल्डर होगे या फिर लीज होल्डर होगे। एग्जैक्ट प्रॉपर्टी जो है वो बिलोंग करेगी किंग से, क्योंकि रेडिकल टाइटल जो है प्रॉपर्टी का वो किंग के पास होगा। He thus had all the rights of the feudal lord, certain exceptional powers, rights above those lord. अब उसके पास जो हैं फ्यूडल लॉर्ड की सारी पावर्स हैं, सारी एक्सेप्शनल पावर्स हैं और राइट्स वगैरह सारे उसके पास हैं। लाइक अदर लॉर्ड्स द किंग और क्राउन कुड नॉट बी सूड इन हिज ऑन कोर्ट्स। दूसरे लॉर्ड्स की तरह किंग या क्राउन को अपनी ही कोर्ट में सूट नहीं किया जाएगा। एज देयर वॉज नो लॉर्ड स्पीयर टू द क्राउन, क्योंकि क्राउन से सुपीरियर कोई भी नहीं है, कोई अथॉरिटी है ही नहीं, तो कौन उस पर चेक एंड बैलेंस रखेगा। सो ये कॉन्सेप्ट था पास्ट में। इट वॉज फॉर द किंग और क्राउन टू समन पार्लियामेंट एंड टू प्रोरग इट। अब ये पावर भी किंग के पास थी कि वो पार्लियामेंट का कोई इजलास बुला सकता है या फिर कोई मीटिंग जो है वो कैंसिल कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। द किंग और क्राउन सस्पेंड्स पार्लियामेंट सिटिंग एंड डिसॉल्व इट। अब हम इसकी हिस्ट्री देखते हैं। किंग और क्राउन अलोन एज सॉवरेन। द मेडिवल किंग वॉज बोथ फ्यूडल लॉर्ड एंड हेड ऑफ द किंगडम। ही thus had all rights of the feudal lord, certain exceptional powers, rights above those lords. अब क्या था, किंग जो है वो फ्यूडल लॉर्ड भी था यूके में और हेड ऑफ द किंगडम भी था। फ्यूडल लॉर्ड मतलब कि सारी की सारी ज़मीन जो है यूके में वो बिलोंग करती है किंग से। अगर आप वहाँ से कोई ज़मीन ख़रीद रहे हैं तो आप वहाँ पे सिर्फ एज अ टेनेंट रहेंगे, फ्री होल्डर होंगे या फिर लीज होल्डर होंगे, क्योंकि रेडिकल टाइटल जो है प्रॉपर्टी का वो बिलोंग करता है किंग से। ऑल द लैंड अल्टीमेटली बिलोंग्स टू द किंग। सो ये कॉन्सेप्ट अभी तक चलता आ रहा है। लाइक अदर लॉर्ड्स द किंग और क्राउन कुड नॉट बी सूड इन हिज ओन कोर्ट। किंग और क्राउन जो है वो अपनी ही कोर्ट में उसे कोई भी सू नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी अथॉरिटी जो है उससे अबव है ही नहीं। एज देयर वॉज नो लॉर्ड सुपीरियर टू द किंग और क्राउन, देयर वॉज नो कोर्ट इन विच द king or crown to be sued. It was for the king or crown to summon parliament and to prorogate it. अब ये पावर भी थी किंग और क्राउन के पास कि वो पार्लियामेंट को समन कर सकता है या उसे सस्पेंड कर सकता है। द किंग और क्राउन सस्पेंड्स पार्लियामेंट सिटिंग्स एंड डिसॉल्व इट। अब किंग या क्राउन जो है वो पार्लियामेंट की सिटिंग्स को भी सस्पेंड कर सकता था या उसे डिसॉल्व कर सकता था। मेंबर्स ऑफ किंग्स काउंसिल वर अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द किंग एट प्लेजर। अब जो किंग्स काउंसिल के मेंबर्स थे वो किंग ही अपनी मर्जी से अपॉइंट करता था और उन्हें अपनी मर्जी से ही जो है डिसमिस करता था। ही वॉज एन अल्टीमेट लॉर्ड ऑफ ऑल लैंड। इन शॉर्ट ही वॉज ऑल इन ऑल एन एब्सोल्यूट मोनार्क। अब वो जो है वो एक एब्सोल्यूट मोनार्क था। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कर्टेलमेंट ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव्स और स्टैट्यूटरी लिमिट्स। अब किंग के पास इतनी सारी पावर्स हैं और वो अपनी पावर्स को जो है वो अनलिमिटेड यूज़ कर रहा है, गलत तरीके से यूज़ कर रहा है, तो उस पर कोई चेक एंड बैलेंस नहीं था। तो कुछ ऐसे एक्ट्स लिखे गए और कुछ ऐसे केस लॉज हैं जिनकी वजह से पार्लियामेंट की जो पावर्स हैं वो लिमिटाइज हो गई। Royal prerogatives mean traditional powers once exercised by the monarch that now operate mainly through elected ministers. अब रॉयल प्रेरोगेटिव्स का मतलब वो ट्रेडिशनल पावर्स हैं जो कि पहले किसी मोनार्क ने एक्सरसाइज की हुई थी, लेकिन अब जो हैं वो किसके थ्रू जो हैं वो एक्सरसाइज हो रही हैं, इलेक्टेड मिनिस्टर्स के थ्रू एक्सरसाइज हो रही हैं। सम एक्ट्स एंड केस लॉज कर्टेल्ड द एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द किंग। अब कुछ ऐसे एक्ट्स और केस लॉज थे जिन्होंने जो है वो एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द किंग को जो है वो कर्टेल कर दिया, लिमिटाइज कर दिया।
उनमें फर्स्ट है मैग्ना कार्टा 1215। मैग्ना कार्टा जो है एक ऐसा चार्टर था जिसने मुनार की पावर्स को जो है वो कम किया और रूल ऑफ लॉ को इस्टेब्लिश किया। मतलब कि पहले किंग जो है वो अनलिमिटेड टैक्सेस लगाता था, उसका जब दिल चाहता किसी को कैद कर लेता, जब दिल चाहता वो किसी को रिहा कर देता, मतलब वो सब कुछ अपनी मर्जी से करता था। तो बैरन्स थे वहाँ पे, और जो वहाँ पे ताजर वगैरह थे उन्होंने कहा कि ये सब तो नहीं चलेगा, ये क्या अपनी मर्जी से सारा कुछ कर रहा है, टैक्सेस लगा रहा है और इतने टैक्सेस लगा रहा है कि हम जो हैं वो पे नहीं कर सकते। तो उन्होंने जो है ना वो बगावत शुरू कर दी, और इसके जो रिज़ल्ट में जो है एक एक्ट साइन किया किंग और बैरन्स ने मैग्ना कार्टा के नाम से 1215 में, जिसमें कहा गया कि मोनार्क की जो पावर्स हैं वो लिमिटाइज होंगी और रूल ऑफ लॉ जो है वो इस्टेब्लिश होगा कि कोई भी लॉ से अबव नहीं होगा। एवरीवन इज़ इक्वल इन द आई ऑफ लॉ, चाहे वो फिर किंग है या फिर कोई आम इंसान है। अब नेक्स्ट आई थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन 1688 में। इसने क्या किया कि एब्सोल्यूट मोनार्की जो पावर्स हैं उसको ओवरथ्रो कर दिया और पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी को इस्टेब्लिश किया। फिर आया एक एक्ट बिल ऑफ राइट्स 1689। इस लॉ ने जो है रॉयल अथॉरिटी को रिस्ट्रिक्ट कर दिया और पार्लियामेंट्री कंट्रोल को जो है वो स्ट्रेंथन कर दिया और इस्टेब्लिश कर दिया कि जो है हर चीज़ में अब पार्लियामेंट का कंट्रोल होगा। रिफॉर्म्स एक्ट आया था 19th सेंचुरी में। लॉज दैट एक्सपेंडेड डेमोक्रेसी एंड रिड्यूस्ड मोनार्कियल इन्फ्लुएंस। अब ये ऐसा लॉज बने थे इसमें रिफॉर्म्स एक्ट्स में कि जिसने डेमोक्रेसी को एक्सपेंड कर दिया और जो मोनार्कियल इन्फ्लुएंस था उसको कम कर दिया। नेक्स्ट पार्लियामेंट एक्ट्स बने थे 1911 में और 1949 में साइन हुए थे, और इन्होंने क्या किया, स्टैट्यूट्स लिमिटिंग द हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड रीइंफोर्सिंग पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी। अब इन्होंने हाउस ऑफ लॉर्ड्स की जो पावर्स हैं उसको लिमिटाइज कर दिया और पार्लियामेंट्री सॉवरेनिटी को रीइंफोर्स कर दिया। नेक्स्ट एक बहुत बड़ा जो है इफ़ेक्ट होता था कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस का किंग की पावर को कर्टेल करने में। अनरिटन रूल्स रिक्वायरिंग द मोनार्क टू एक्ट ऑन मिनिस्ट्रियल एडवाइस। ये ऐसे अनरिटन रूल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कन्वेंशंस में कि इनके मुताबिक मिनिस्ट्रियल एडवाइस पे जो है वो किंग काम करेगा। किंग अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करेगा, किंग जितने भी काम करेगा वो मिनिस्टर की एडवाइस पे ही करेगा। नेक्स्ट है क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट 1947। अब इस एक्ट में क्या हुआ, प्राइमरी ऑब्जेक्ट ऑफ द क्राउन प्रोसीडिंग एक्ट वाज सो फार एज प्रैक्टिकेबल टू प्लेस द क्राउन एज अ लिटिगेट इन द सेम पोजीशन एज अ सब्जेक्ट। अब इस एक्ट का मकसद ये था कि पहले क्राउन जो है उस पर कोई केस नहीं था हो सकता, कोई भी उसे सू नहीं था कर सकता। लेकिन इस एक्ट ने क्या किया, इस एक्ट ने कहा कि जितना मुमकिन हो सके क्राउन को भी एक आम लिटिगेंट के तौर पे जो है वो देखा जाए, एक आम इंसान के तौर पर उसे भी डील किया जाए। मतलब कि अगर किंग कोई गलत काम करे, कोई गलत एक्ट करे तो उस पर भी केस हो सकता है। नेक्स्ट है डार्नल्स केस 1627 फाइव नाइट्स केस। अब इस केस के फैक्ट्स क्या थे, डी हैड बीन कन्विक्टेड एंड इम्प्रिजन्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिफ्यूजिंग टू पे अ लोन इम्पोज्ड अ फोर्स्ड लोन बाय द किंग चार्ल्स। अब किंग चार्ल्स ने क्या किया, एक फोर्स्ड लोन जो है वो डी पे फोर्स कर दिया, इम्पोज कर दिया कि तुम्हें जो है ये लोन पे करना पड़ेगा, और डी ने कहा कि मैं तो नहीं पे करूँगा, तो उसे जो है एज अ रिज़ल्ट उसे जो है वो कैद कर लिया गया। तो फिर इस केस में जज ने क्या फ़ैसला दिया, उन्होंने कहा कि किंग अगर किसी को बग़ैर ज़रूरत पनिश करता है, गलत तरीके से पनिश करता है, तो ये इल्लीगल है। किंग के पास कोई राइट नहीं है कि वो किसी भी बंदे पे लोन इम्पोज करे, किसी भी बंदे पे टैक्स इम्पोज करे, उसे ये सब पार्लियामेंट की मर्ज़ी से करना होगा। नेक्स्ट है केस ऑफ प्रोक्लेमेशन 1610। Chief Justice Coke declared that the king or crown by his proclamation or other ways cannot change any part of the common law or statute of law or customs of the realm. Also, it was resolved that the king or crown has no prerogative but that which the law of land allows him. अब इस केस में चीफ जस्टिस कॉक ने ये फैसला दिया कि किंग के पास कोई ऐसी पावर नहीं है कि वो अपने ऑर्डर से किसी भी लॉ को बदल सके,
और किंग के पास सिर्फ वही पावर्स होंगी जो कि लॉ उसे देगा, इसके अलावा उसके पास और कोई पावर नहीं होगी। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑफ रॉयल प्रेरोगेटिव्स। अब रॉयल प्रेरोगेटिव्स जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं। फर्स्ट है पर्सनल प्रेरोगेटिव एंड सेकंड है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। अब हम देखते हैं पर्सनल प्रेरोगेटिव्स। Personal prerogatives are enjoyed by the crown exclusively. Personal prerogatives of the crown are as follows. First है king can do no wrong. King can do no wrong is one of the prerogative of the king. This had a twofold meaning. For example, no pleading and no proceeding. No proceeding means that by no proceeding known to law that can be the king made personally responsible for any act done by him. No pleading means that no one can plead the order of the crown in the defense of any act not otherwise justifiable by law. अब किंग कैन डू नो रॉन्ग का ये हरगिज मतलब नहीं है कि किंग कुछ गलत नहीं करता। ये जो है यूके का एक पुराना रूल है। इसके दो पर्सपेक्टिव्स हैं, फर्स्ट है नो प्रोसीडिंग और दूसरा है नो प्लीडिंग। नो प्रोसीडिंग्स का मतलब है कि किंग को हम कानून के जरिए पर्सनली कोर्ट में नहीं घसीट सकते। मतलब किंग जो है वो खुद डिफेंडेंट नहीं बन सकता, उसके खिलाफ कोई केस नहीं हो सकता। इसकी वजह ये है कि किंग खुद ही स्टेट है, तो स्टेट अपने खिलाफ केस कैसे करेगी। नेक्स्ट है नो प्लीडिंग, और नो प्लीडिंग का मतलब ये है कोई ये बहाना नहीं बना सकता कि किंग ने ये कहा था तो मैंने कर दिया। अगर कोई काम गलत है, इलीगल है, तो किंग का कोई भी ऑर्डर उसे लीगल नहीं बना सकता। डिफेंस में क्राउन का हुक्म था ये नहीं चलेगा। अब ये तो पुराना रूल था जब मोनार्क जो है वो एब्सोल्यूट था। अब क्या हुआ, क्राउन प्रोसीडिंग्स एक्ट के बाद ये चेंज हो गया। अब क्राउन पे केस हो सकता है, लेकिन किंग जो है वो अभी भी पर्सनली इम्यून है। केस क्राउन के खिलाफ होगा, किंग चार्ल्स के खिलाफ नहीं। नेक्स्ट है द किंग और क्राउन never dies. The king or crown has the attribute of immorality. The demise is immediately followed by a succession. There is no interval. The sovereign always exists. The person only dies. अब ये यूके का एक पुराना असूल है, द किंग इज डेड, लॉन्ग लिव द किंग। अब किंग जो है वो कभी नहीं मरता। यहाँ पे किंग और क्राउन का मतलब ऑफिस ऑफ द किंग है। क्वीन एलिजाबेथ मर गई, अब इस क्राउन को किंग चार्ल्स III पहनता है। जैसे ही एक किंग मरता है तो दूसरा उसकी जगह पे आ जाता है, एक सेकंड का भी गैप नहीं होता। जैसे किंग चार्ल्स, एलिजाबेथ और जॉर्ज मर जाते हैं, लेकिन क्राउन एज इट इज़ वैसे ही रहेगा, क्योंकि क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है, ना कि कोई पर्सन। नेक्स्ट है king or crown is God's minister on earth. It implies that king or crown is delegated authority of God. अब ये माना जाता है कि king या crown जो है वो delegated authority of God है, उसे खुदा ने जो है हमारा बादशाह बना के भेजा है। नेक्स्ट है time does not run against the king or crown. There are numerous exceptions to this, like the right of the king or crown to claim real property as against the adverse right of the subject is barred after 60 years. Time does not run against the king और crown का मतलब ये है कि क्राउन पे कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं होता। अगर कोई आम बंदा अपनी प्रॉपर्टी पे 12 साल तक कब्जा ना करे तो इसके बाद उसका हक खत्म हो जाता है, वो कब्जा नहीं कर सकता। लेकिन क्राउन की ज़मीन पे अगर 60 साल तक कब्जा ना करे तो 60 साल बाद भी क्राउन जो है वो अपनी ज़मीन पे कब्जा कर सकता है, यानी एडवर्स पोजेशन नहीं है क्राउन की ज़मीन पे। ये बहुत मुश्किल काम है। नेक्स्ट है राइट ऑफ द किंग और क्राउन। व्हेन द किंग और क्राउन एंड द सब्जेक्ट कॉन्फ्लिक्ट, द राइट ऑफ द लेटर must give way to the former. When the king or crown and the subject are joint owners, the king takes the whole. मतलब ये कि किंग
या फिर किसी आम बंदे का हक टकरा जाए, इन दोनों के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, तो किंग का राइट जो है वो प्रिवेल करेगा, किंग जीत जाएगा। और अगर किंग और आम बंदा जो है वो किसी प्रॉपर्टी में जॉइंट ऑनर हो, तो किंग जो है उस वो सारे का सारा कब्जा ले लेगा। मतलब ये कि किंग ऑलवेज विन, ये एक पुराना रूल था। नेक्स्ट है इम्यूनिटी फ्रॉम स्टैचूट। किंग और क्राउन इज नॉट बाउंड बाय स्टेट अनलेस एक्सप्रेसली नेम्ड देयरिन। अब अगर कोई पार्लियामेंट कोई भी लॉ बनाती है, तो वो ऑटोमेटिकली जो है वो किंग पे लागू नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस के उस लॉ में, उस एक्ट में लिखा गया हो कि दिस एक्ट इज बाउंड इन क्राउन। क्राउन को लॉ में खास एग्जेम्पशन है। नेक्स्ट है किंग इज नेवर एन इन्फेंट। रॉयल ग्रांट्स एंड स्टैचूट्स असेंटेड टू एन इन्फेंट किंग आर वैलिड। 18 साल से कम उम्र वाले को इन्फेंट या माइनर कहते हैं। इसका कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, इसका बनाया हुआ कोई भी चीज़ वैलिड नहीं होती। लेकिन अगर कोई 10 साल का बच्चा भी किंग बन जाता है, तो उसके बनाए हुए रूल्स, उसके बनाए हुए लॉज, उसके बनाए हुए स्टैचूट्स या ग्रांट्स जो हैं वो वैलिड होंगी। मतलब कि किंग पे एज लिमिट नहीं है। नेक्स्ट है राइट ऑफ प्रॉपर्टी। किंग और क्राउन लाइक अदर सिटीजन्स हैज द राइट टू ओन प्रॉपर्टी, टू डिस्पोज ऑफ इट और ट्रांसफर इट टू अनदर पर्सन। अब किंग या क्राउन के पास एक ये भी इम्यूनिटी है, ये भी प्रेरोगेटिव है कि वो ज़मीन को ख़रीद सकता है, उसे बेच सकता है और इसे डिस्पोज ऑफ कर सकता है दूसरे इंसानों की तरह। अब यहाँ पे क्राउन की प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है, लेकिन किंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है। ये बात बहुत ज़रूरी है समझना कि किंग की प्राइवेट प्रॉपर्टी जो है वो डिफरेंट है और क्राउन के नाम पे जो प्रॉपर्टी है वो डिफरेंट है। एक्सपेंडिचर स्पेंट ऑन द पैलेस। Expenditure spent on the royal palace is charged from the consolidated fund of a budget, and this part of budget is not put to vote in the parliament. अब जो जितने भी पैसे खर्च होते हैं रॉयल पैलेस पे, तो वो कहाँ से आते हैं? कंसोलिडेटेड फंड से, जो कि बजट का हिस्सा है। अब ये जो है पार्लियामेंट में डिस्कस करना ज़रूरी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली जो हमारे पास फंड होता है, कंसोलिडेटेड फंड है, वहाँ से जो है वो खर्चा निकलेगा सारा। अब नेक्स्ट है पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। अब आते हैं पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स। पॉलिटिकल प्रेरोगेटिव्स दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होते हैं डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव्स एंड सेकंड होते हैं फॉरेन प्रेरोगेटिव्स। डोमेस्टिक प्रेरोगेटिव्स ऑफ क्राउन आर एज फॉलोज। फर्स्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव एंड एग्जीक्यूटिव प्रेरोगेटिव्स। इनमें आता है क्राउन और किंग अपॉइंट्स ऑल द हायर एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स सच एज प्राइम मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ कैबिनेट etc, एंड द क्राउन और किंग कैन रिमूव ऑफिसर एंड डिस्चार्ज एम्प्लॉयज़। अब किंग या क्राउन के पास ये पावर होती है कि वो एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स को अपॉइंट करे या फिर डिस्चार्ज करे या फिर रिमूव करे। और ये सारे काम वो कब करता है? ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये जब वो प्राइम मिनिस्टर उसे एडवाइस करता है तो ये काम वो कर सकता है। ये अपॉइंटमेंट कर सकता है, ऑफिसर्स को रिमूव कर सकता है और उनके डिस्चार्ज कर सकता है। ऑल्दो मैनी मैटर्स रिगार्डिंग द आर्म्ड फोर्सेस आर रेगुलेटेड बाय स्टैट्यूट्स, देयर कंट्रोल ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्पोजिशन आर विद इन द प्रेरोगेटिव एंड कैन नॉट बी क्वेश्चनड इन द कोर्ट। अब ये भी प्रेरोगेटिव ऑफ द क्राउन है कि वो चाहे तो जो आर्मी है उसको कंट्रोल कर सकता है, उसकी तैनाती कहाँ होगी वो सारा कुछ देखेगा और इसका कोई भी काम जो है इससे रिलेटेड कोर्ट में क्वेश्चन नहीं होगा। नेक्स्ट है द किंग और क्राउन आल्सो हैव द कंट्रोल ऑन सिविल सर्विसेज ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स, द सॉवरेन अपॉइंटेड जजेस एंड मैनी अदर होल्डर्स ऑफ पब्लिक ऑफिस इंक्लूडिंग द मेंबर ऑफ रॉयल कमीशंस टू इंक्वायर इनटू द मैटर्स ऑफ कंट्रोवर्सी। अब किंग या क्राउन के पास ये भी पावर होती है कि वो सिविल सर्विसेज को कंट्रोल करे। वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर और अदर मिनिस्टर्स वो जजेस को अपॉइंट कर सकता है या दूसरे जो ऑफिस होल्डर्स होते हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। मेंबर ऑफ रॉयल कमीशंस को जो है उनके मैटर्स में इंक्वायर करने के लिए काम कर सकता है। नेक्स्ट है ऑनर्स आर जनरली कॉन्फर्ड बाय द सॉवरेन ऑन एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स। Certain honors, namely Royal Victoria Order, Order of Merits, are in personal gifts of the sovereign.
अब ऑनर्स जो हैं वो रिवार्ड जो हैं वो किंग जो है वो दे सकता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, जितने भी ऑनर्स वो देगा, अवार्ड्स देगा, वो ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर होगा। लेकिन दो ऑनर्स ऐसे हैं, दो रिवार्ड्स ऐसे हैं जो कि वो अपनी मर्जी से दे सकता है। पहला कौन सा है? रॉयल विक्टोरिया ऑर्डर, और दूसरा ऑर्डर ऑफ मेरिट। नेक्स्ट है जुडिशियल प्रेरोगेटिव्स। These prerogatives are the following kinds: on the advice of prime minister or other ministers, judges, magistrates and many other holders of public office are appointed by the king or crown। अब किंग या क्राउन जो है वो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे या दूसरे मिनिस्टर्स की एडवाइस पे जजेस को, मैजिस्ट्रेट्स को और दूसरे जो पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं उनको अपॉइंट कर सकता है। द क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स रन इन किंग्स नेम। जो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स हैं वो किंग के नाम पे होती हैं। ऑल द प्रोसिक्यूशंस फॉर ऑफेंसेस रन इन द नेम ऑफ सॉवरन। द सॉवरन कैन विद few exceptions pardon all offenders अगेंस्ट क्रिमिनल लॉ आइदर बिफोर और आफ्टर कन्विक्शन। अब जितनी भी प्रोसिक्यूशन होगी वो किसके नाम से होगी? सॉवरन के नाम से होगी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं कि जो किंग है वो पार्डन ग्रांट कर सकता है ऑफेंडर्स को। अब नेक्स्ट है लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स। लेजिस्लेटिव प्रेरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन आर बाय वर्च्यू ऑफ प्रेरोगेटिव द सॉवरन समन्स, प्रोरग्स एंड डिसॉल्व पार्लियामेंट। अब ये उसका प्रेरोगेटिव है किंग का कि वो पार्लियामेंट को समन कर सकता है, उसको सस्पेंड कर सकता है, उसको डिसॉल्व कर सकता है। किंग और क्राउन हैज़ आल्सो द प्रेरोगेटिव ऑफ रॉयल असेंट टू बिल विच हैव बीन पास्ड बाय बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। अब ये भी किंग के पास जो है एक प्रेरोगेटिव है कि उसे जो है बिल पास करने के लिए एक रॉयल असेंट जो है वो प्रोवाइड करना पड़ती है। किंग और क्राउन हैज़ द पावर एट कॉमन लॉ टू लेजिस्लेट फॉर कॉन्कर्ड एंड सीडेड कॉलोनीज। अब इसके पास किंग के पास ये भी पावर है कि वो कॉन्कर्ड और सीडेड कॉलोनीज के लिए लेजिस्लेट कर सकता है। King or crown is not bound by any act of parliament unless it is expressly written in the statute that crown too is bound by the act। अब किंग के पास ये भी पावर है कि वो बाउंड नहीं है किसी भी पार्लियामेंट एक्ट पे। ठीक है, अनटिल अनलेस कि उस एक्ट में लिखा गया हो कि किंग जो है वो बाउंड है इस एक्ट के लिए। अब नेक्स्ट है एक्लीजियास्टिकल प्रेरोगेटिव्स। द क्राउन और किंग इज द हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड। किंग और क्राउन अपॉइंट द आर्क बिशप्स ऑफ कैंटरबरी एंड यॉर्क। अब किंग या क्राउन जो है वो हेड ऑफ द चर्च ऑफ इंग्लैंड है और उसके पास पावर है कि वो आर्क बिशप्स जो हैं वो अपॉइंट कर सकता है। लास्ट पे है फॉरेन प्रेरोगेटिव्स ऑफ द क्राउन। फॉरेन प्रेरोगेटिव ऑफ द क्राउन आर declaration of war and peace। king can declare war and peace at any time with other countries of the world। किंग के पास ये पावर है कि वो वार और पीस को डिक्लेयर कर सकता है किसी भी वक्त में दुनिया के साथ। अपॉइंटमेंट ऑफ एम्बेसडर्स। द किंग अपॉइंट्स एम्बेसडर्स ऑफ हिज ओन कंट्री विच रिप्रेजेंट दैम अब्रॉड इन अदर कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड। अब किंग के पास ये पावर है कि वो एम्बेसडर्स अपॉइंट कर सकता है अपने कंट्री के, जो कि उसके कंट्री को दूसरे ममालिक के सामने रिप्रेजेंट करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ नेशन। द किंग इज सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द नेशन इन इंटरनेशनल डीलिंग। अब किंग जो है वो एक सोल रिप्रेजेंटेटिव है नेशन का इंटरनेशनल डीलिंग्स में। नेक्स्ट है पावर टू मेक ट्रीटीज। इट इज़ द प्रेरोगेटिव ऑफ द किंग टू मेक ट्रीटीज। किंग के पास ये पावर है कि वो ट्रीटीज बना सकता है। नेक्स्ट है डिस्टिंग्विश बिटवीन किंग एंड क्राउन। There is a fundamental distinction between the king and the crown. There are many subtle distinctions in the British government, but none of is more vital than the distinction between the king and crown. As the king is dead, long living the king. This means that a particular king may die, but the institution of kingship continues. George V can die, and he can be succeeded by Edward VIII, by the institution of kingship continues। अब किंग और क्राउन के दरमियान मेन डिफरेंस क्या है कि क्राउन जो है वो एज इट इज़ रहता है, जबकि किंग जो है वो मर जाता है। क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है, कोई एक स्पेसिफिक पर्सन नहीं है कि जो मर जाए। क्राउन एक इंस्टीट्यूशन है। जैसे जॉर्ज V मर सकता है लेकिन वो सक्सीड कर जाएगा एडवर्ड VIII के साथ। इंस्टीट्यूशन एज इट इज़ रहेगा, बंदा चेंज हो जाएगा।
अब हम अपने क्वेश्चन को कंक्लूड करते हैं। टू कंक्लूड दैट अंडर ब्रिटिश लॉ द ब्रिटिश monarch is supreme and his power remain uncurtailed. He is still the supreme executive authority and also the final legislative authority. It can be seen that there exists a reservoir of much of which is undefined, which is not amendable either to judicial or parliamentary control. अब लास्ट में मैं आपको ये बताऊंगी कि कंक्लूड करती हूँ कि रॉयल प्रेरोगेटिव्स क्या होते हैं। रॉयल प्रेरोगेटिव्स ऐसी ट्रेडिशनल पावर्स होती हैं जो कि पहले किंग के नाम पे यूज़ होती थी, ठीक है, किंग एक्सरसाइज करता था, लेकिन अब जो ये पावर्स हैं ये प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट यूज़ करती है इन द नेम ऑफ क्राउन। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।